Hello, good evening, good evening. Am I audible now? Am I audible now? Am I audible? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. I did. Pratik, I did. All right, I'll introduce myself once again if you wish to. All right, I am Priyanka Bhargav and I'm a learner of chemistry and we'll be sharing a few things about chemistry for an SCJS. All right, चलिए लास्ट क्लास में बिगिन करें हम जल्दी से. सब आ गए सब आ गए, जल्दी से बिगिन करें. यस चलिए, पिछली क्लास में हमने जो करा था आई होप आपने उसको पूरा रिकॉल कर लिया होगा. काफी कुछ आप जानते थे, थोड़ा बहुत कुछ एडिशन हुआ होगा, बट यस ये जरूर बात है कि ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, काफी डेप्थ है. डेप्थ 11-12 तक जाती है और यहाँ से हम देखिए, किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था कि सिलेबस में 9-10 का सिलेबस भी आता है क्या NHEJS के लिए. तो मैं आपको बता दूं कि 9-10 ही नहीं, उससे पहले की क्लासेस का भी सब कुछ आपको पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जिनमें आपको प्रीवियस क्लासेस की भी जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट NSCJS का प्रिस्क्राइब सिलेबस. अगर आप साइट पे जाके देखेंगे HSBC की तो वो क्लास 9th एंड क्लास 10th के CBSE के टॉपिक्स ही हैं और साथ में वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आगे आगे पाठ और पीछे सब सपाट, मतलब पीछे का सब भूल गए हैं, आगे आगे नई चीजें बढ़ते जा रहे हैं. सो बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल बेसिक्स से आंसर हो जाते हैं. राइट आप अगर ऐसे क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. यानी कि आपको सिर्फ एक लीप लेने की जरूरत है आगे के टॉपिक्स के लिए, उस पोर्शन को कवर करने के लिए जो आपको नहीं आता है. तो पहले पुराने टॉपिक्स जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कवर करने हैं. चलिए आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. लेटेंट हीट बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हम उसे आज कैरी ऑन करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं. मैं आपको क्विकली रिकॉल करा देती हूँ. हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट के बारे में. मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर आ रही है एकदम एग्जैक्टली आपको अच्छे से ऑडिबल है ना? गिव मी अ थम्स अप देन आई विल प्रोसीड. यस, थैंक यू नरू. ओके, थैंक यू सो मच. चलिए हम बात कर लें यहाँ पे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स. मैंने इसीलिए स्लाइड खोल के रखी है ताकि आपको रिकॉल हो जाए हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे एंड अप करा था, वहीं से बिगिन करेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने क्या ली, आइस ली एट -10 डिग्री सेल्सियस और हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. तो हमने यहाँ पे इस तरीके का सेटअप किया था. हर एक चीज की मैंने इस एपरेटस के अंदर हर एक चीज की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपसे डिस्कस करी थी. बंसन बर्नर क्यों, वायर गेज क्यों, और हमको ये एपरेटस करेक्टली कैसे सेटअप करना है, इसके अंदर प्रैक्टिकली क्या करेक्शंस होने चाहिए, किस तरीके से, किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है कि बीकर के ये आइस के अंदर थर्मोमीटर का बल्ब इंसर्टेड होना चाहिए सो दैट बाहर का एनवायरनमेंट इसे इन्फ्लुएंस ना करे इसके टेम्परेचर को. फिर हमने स्टडी किया था कि जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इस बीकर को हीट सप्लाई कर रहे हैं तब क्या ऑब्जर्व करते हैं हम जब इस बीकर को हीट सप्लाई कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है. नॉट मेल्ट हो रही है. जब हम इस बीकर को हीट सप्लाई करते हैं तब हम देखते हैं कि थर्मोमीटर के ऊपर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक, -10 से टेम्परेचर पहुंचा 0. दैट इज व्हाट वी प्लॉटेड ओवर हियर ऑन दिस ग्राफ. ठीक है, -10 से टेम्परेचर इंक्रीज होते होते हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम हीट दे रहे हैं और यहाँ पे अगेन टेम्परेचर बढ़ रहा है. हीट बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. कब तक? जब तक 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आ जाता है, सिर्फ तब तक. जैसे ही हम देखते हैं टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे थर्मोमीटर पे वो हीट का इफेक्ट थर्मोमीटर पे दिख रहा था ना, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता, लेकिन अब अचानक से बंद हो जाता है. ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो हीट पूरी यूज अप हो रही है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने में यूज हो जा रही है। और फिर क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके दूर जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाता है, वो जो टच कर रहे थे बाउंड्रीज पार्टिकल्स की वो दूर हो जाती हैं, राइट। अब वो टचिंग खत्म हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके थोड़ा थोड़ा दूर दूर जा चुके हैं। नाउ इट इज इन लिक्विड स्टेट। मीनवाइल जो आप यहां पे हीट सप्लाई कर रहे थे वो सारी हीट यूज अप हो गई है इसी काम को कराने में, ठीक है। तो अभी तक जब तक हम हीट दे रहे थे वो जो टेम्परेचर पे विजिबल हो गई थी अब नहीं दिख रही, उसी को हमने कहा था हिडन हीट या लेटेंट हीट। हालांकि वो हीट कहीं जाके छुप नहीं रही है, इट इज बीइंग यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, वो हीट हमको थर्मोमीटर पे नहीं दिखाई पड़ी, दैट इज व्हाई दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट अब यहां पे मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। सो दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 kg आइस के लिए हीट कितनी है, इट इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी हीट रिक्वायर्ड है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg हीट हमें रिक्वायर्ड है एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसी हीट को हमने कहा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप देखिए यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट 0 डिग्री सेल्सियस हमें क्या मिल रही है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस टेम्परेचर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या है ये, दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब यहां पे हमको कौन सी स्टेट मिलेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कौन सी, इसको हम नेम दे देते हैं, दिस लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, C, D and this point भी E, ठीक है। तो यहां पे हमको सॉलिड स्टेट मिलेगी, C पे हमको लिक्विड स्टेट मिलेगी एंड E पे हमको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा सॉलिड एंड लिक्विड का। ये पूरी बात मैं आपको पूरा रिवाइज करा रही हूं। क्या हुआ, यस ठीक है, ठीक है, मिक्सचर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जब भी स्टेट चेंज हो रही है तब तब टेम्परेचर जो है हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। जब जब स्टेट चेंज हो रही है तब तब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो चलो इसी बात पे हम करते हैं एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है कहां से, IOQJS 2020 एंड 2021, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिख देती हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, मैं पेपर ही निकाल के ले आई आपके लिए, फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। मतलब मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाना चाहती हूँ, मैं ये क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसको हल्के में ले रहे हैं क्लास 9th एंड 10th को। ऐसा नहीं है कि क्लास 9th एंड 10th के बिना आप क्लास 11th पढ़ लेंगे और क्लास 11th पढ़ के ही आप सब पार लगा लेंगे। आप देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास 9th से आया है, और इनफैक्ट अगर आप और छोटी क्लास में होते तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन होती। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, फंडामेंटल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए क्लास 9th एंड 10th के फर्स्ट।
which is maintained at minus 10 degrees Celsius. The ice will eventually lose the larger पढ़ते जाइए इस क्वेश्चन को और एनालाइज करते जाइए. इन द मीन वाइल आई एम completing this question. चलिए क्वेश्चन को एनालाइज करिए और आंसर करिए. क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड दिस इज फ्रॉम IOQJS 2021. चलिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए और आंसर करिए. If you put 100 grams of ice, statement 1 क्या कह रहा है? If you put 100 grams ice at 0 degree Celsius and 100 grams water at 0 degree Celsius into a freezer, which is maintained at minus 10 degrees Celsius, the ice will eventually lose larger amount of heat. Statement 2 कह रहा है S2 at 0 degree Celsius water is denser than ice. चलिए एनालाइज करिए इस क्वेश्चन को, आंसर दीजिए. बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है जो आप बचपन से जानते हैं और यहाँ पर भी आपको इस बारे में काफी कुछ पता है. हमने अभी काफी कुछ डिस्कस कर लिया है. नरू रुक जाइए. अच्छा दे चुके हैं इतने सारे बच्चे आंसर. ओके 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 सी. चलिए देखते हैं थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. क्या क्या लिया हमने? आइस लिए एट 0 डिग्री से माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ यू पुट 100 ग्राम्स आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ग्राम्स वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू अ फ्रीजर. दोनों की सेम क्वांटिटी ली है और दोनों को फ्रीजर में डाल दिया. आइस को भी डाल दिया और वाटर को भी डाल दिया. विच इज मेंटेन्ड एट माइनस 10 डिग्रीज. द आइस विल इवेंचुअली लूज द लार्जर अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं. इस एक्टिविटी को जो हमने करा है इसको एक बार हम और कंटिन्यू करते हैं. और अभी हमने बात करी थी आइस से वाटर में कन्वर्जन में. अभी हम इसको और कैरी ऑन करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको इसके लिए भी इंसाइट क्लियर हुए. ओके, आई विल ड्रॉ दिस एक्टिविटी वंस अगेन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से हमने बीकर लिया
मतलब वही सेम बीकर है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वाटर जो हमने, आइस जो हमने मेल्ट करी थी, आइस जो हमने मेल्ट करी थी उससे क्या बन गया है यहाँ पे, उससे बन गया है यहाँ वाटर, ठीक है। और ये जो वाटर बन गया है इसको भी रखा हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी इसको भी हमने इसी बीकर में रखा। और इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं हीट, इसको कर रहे हैं हम हीट, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको अब हम कर रहे हैं हीट। अब जब हम इसे हीट करेंगे तो अगेन हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे बताइए। जैसे हमने पहले बात करी थी कि क्या हुआ था, जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, अगेन अब हम हीट फिर से सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, और क्या होगा, हीट सप्लाई हम करते जा रहे हैं, टेम्परेचर हमें थर्मोमीटर पे बढ़ता नजर आ रहा है, ठीक है। थर्मोमीटर पे हमको टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है। फिर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, state change will take place and water is going to get converted, start converting into water vapor, और ये वो टेम्परेचर है जहां पे वाटर की बॉइलिंग होती है। चलिए इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं ग्राफ से समझने में, ठीक है। इस ग्राफ को मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूं ताकि आपको दोनों प्रोसेसेस हम यहाँ साथ में समझ लें। देखिए इतनी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट ग्राफ के अंदर अब मैं ये दोनों ग्राफ्स क्लब करके एक साथ बना रही हूं ताकि आपको चीजें सारी क्लियरली समझ में आए कि आइस के साथ एक्चुअली हुआ क्या। -10 डिग्री सेल्सियस पे हमने आइस ली, हीट करी, हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 0 तक आया, टेम्परेचर रुक गया बढ़ना थर्मोमीटर पे, लेकिन हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और यहाँ पे हो गई स्टेट चेंज, और इस स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन जो हमने हीट दी थी वो कहाँ यूज अप हो गई, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो गई, ठीक है। और इसीलिए हमने इसको क्या कहा, लेटेंट हीट कहा, राइट। तो यहां थी लेटेंट हीट। इसके बाद यहां पे इस पॉइंट पे, पॉइंट सी के ऊपर टेम्परेचर वापस से राइज होना शुरू हुआ। यहां पे पूरी की पूरी आइस जो थी, यहां थी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां हमको मिल रहा था वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर मिल गया अब हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे। फर्दर अब हमने हीट देनी वापस से शुरू करी। ये वाली सिचुएशन है, इस बीकर के अंदर अब वाटर है, वाटर को हम हीट देना शुरू कर रहे हैं। वाटर को जब हम हीट देना शुरू करते हैं वापस से देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर फिर से राइज होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर यहां से बॉइल होना शुरू होता है और फिर से क्या आ गई, चेंज इन स्टेट। क्या आ गई, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट की वजह से क्या होगा, वापस वही फिनोमिनन रिपीट होगा। क्या क्या, कौन सा फिनोमिना,
इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने का फिनोमेना रिपीट होगा। जब वही फिनोमेना यहां रिपीट होता है, देयरफॉर द हीट वी आर सप्लाइंग इज नॉट बीइंग सीन ऑन द थर्मोमीटर, इसलिए फिर से ये वाली हीट कहलाएगी लेटेंट हीट। क्या कहलाएगी? फिर से ये वाली हीट कहलाएगी लेटेंट हीट, राइट। दिस पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें हम हीट सप्लाई करते चले जा रहे हैं, ये वाली हीट कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? वेपोराइजेशन या बॉइलिंग हो रही है। सो दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वैल्यू है 22.49 इंटू 10 टू पावर 5 जूल्स पर केजी। यानी कि 1 kg वाटर को बॉईल करने के लिए हमको 22.49 या 22.5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल्स हीट की रिक्वायरमेंट है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए मैं आपको ये डेफिनेशन बता रही हूँ, ये डेफिनेशन आपसे कोई रट्टा वाली पूछेगा नहीं, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूछेगा, ठीक है, कि किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर मैंने आपसे लेटेंट हीट कही है तो वो 1 एटमॉस्फेयर पे है। आपको उसकी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पे उसी बेसिक की बात कर रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी चीजें किस पे हो रही हैं? 1 एटमॉस्फेयर पे। स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स पूछ ले, जैसे अभी ये वाले स्टेटमेंट पूछे, तो इस तरह से एनालिसिस वाले स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज, छोटी चीज है लेकिन उसकी सब्जेक्ट नॉलेज इन डेप्थ पे होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं। अब आप देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पे वाटर था, वाटर बॉईल हुआ, ठीक है, वाटर बॉईल हुआ तो हमको यहाँ कौन सी स्टेट मिली? यहाँ पे हमको लिक्विड स्टेट मिली थी। हमारे पास ये पूरे सेक्शन सी और डी में भी लिक्विड स्टेट थी, वाटर वॉज इन लिक्विड स्टेट। फिर डी से वाटर वेपोराइज होना शुरू हुआ, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, यानी कि गैस में कन्वर्ट शुरू हुआ। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स, इस एक्स पॉइंट पे हमको लिक्विड फेज में भी वाटर मिलेगा और गैसियस फेज में भी वाटर मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे ई, यहाँ पे पूरा वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, उसके बियॉन्ड टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको जरा रिवर्स ऑर्डर में हम बात करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में बात करते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं, इतनी चीजें क्लियर होंगी जितनी बात मैंने आपको बोली। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाँ, यस यस, हरे कृष्णा, चेंजेस स्टेट फ्रॉम, ठीक है। वाटर वेपर तो सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगी ना, काफी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा उसका, ठीक है, आदि। ओके, अब देखो, अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में, पिछले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। मान लीजिए यहाँ स्टीम हमको मिल रही है एट 150 डिग्री सेल्सियस, हमको स्टीम मिलती है, मान लीजिए यहाँ पर। अब हम उसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करने पे, स्टीम को ठंडा कर रहे हैं तो क्या होगा? वो हीट रिलीज करेगी, ठीक है, वो हीट रिलीज करेगी। तो स्टीम यहाँ से ठंडी होती जाती है, हीट रिलीज करती जाएगी और कूल डाउन होएगी किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान से सुनिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट रिलीज करना। अब स्टीम से वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। यहां देखिए इस पॉइंट पे वो लिक्विड थी, लिक्विड से उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो गैस में कन्वर्ट हुई, राइट? फॉलोइंग, आर यू विद मी? ठीक है, लिक्विड से उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लिक्विड स्टेट में जब वो थी उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तब जाके वो गैस में कन्वर्ट हुई। तो अब गैस से वापस लिक्विड में आएगी तो क्या करेगी? वो एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी उसने एब्जॉर्ब करी थी, विच इज इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उतनी एनर्जी वो बाहर फेंकेगी, रिलीज करेगी और लिक्विड स्टेट में आएगी। यस और नो? जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, आर यू फॉलोइंग? इतनी बात समझ आई? हेलो वंदना, चलिए, गुड आदि, निलय, वेरी गुड। चलिए अब वापस आते हैं, यहां आ गई हमको, यहां क्या मिल गया? यहां हमको मिल गया वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इतनी हीट रिलीज करी, वापस यहां मिल गया वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर वापस कूल डाउन हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, वाटर कूल डाउन हुआ,
0 डिग्री सेल्सियस पे आया। अब 0 डिग्री पे हमको वाटर मिल रहा है और 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस चाहिए, तो वाटर से वापस वो स्टेट चेंज करने के लिए क्या करेगा, वो वापस से हीट जो है और रिलीज करेगा। कौन सी हीट, कितनी हीट, इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बराबर। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर मैं अभी इधर से रिवर्स आके बात कर रही हूं तो 0 डिग्री पे क्योंकि वाटर फ्रीज होना शुरू करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। सो यहां से अगर आप देखें, सो दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अब हम अगर इधर रिवर्स चलें तो अब वाटर फिर से हीट रिलीज करेगा। क्या, वाटर फिर से हीट रिलीज करेगा, कितनी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। 1 केजी वाटर 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स हीट रिलीज करेगा और आइस में कन्वर्ट होगा। राइट, इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। चलिए वंदना, आपका सवाल का जवाब इधर है। अब आइए आप वापस से इस क्वेश्चन के ऊपर, ये है IOQJS 2020-21 का क्वेश्चन, ठीक है, 2022-2021 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहां पे, अब आंसर करिए इस क्वेश्चन को करेक्टली। पहले वाला आंसर मुझे सही नहीं लग रहा था। इफ यू पुट 100 grams of ice at 0 degree Celsius and 100 grams of water at 0 degree Celsius into a freezer which is maintained at -10 degree Celsius, यानी कि आइस और वाटर दोनों को जाना है कहाँ, -10। The ice will eventually lose larger amount of heat. आइस ज्यादा हीट रिलीज करेगी, जल्दी बताओ, क्या आइस ज्यादा हीट रिलीज करेगी? At 0 degree Celsius water is denser than ice. चलिए, यस प्रतीक, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आप देखो यहां पे, कहां गया वो ग्राफ, हाँ, 0 डिग्रीज पे वाटर है, 0 डिग्रीज पे आइस है, दोनों को जाना है -10। कौन ज्यादा हीट रिलीज करेगा बताओ, कौन ज्यादा हीट रिलीज करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन ज्यादा हीट रिलीज करेगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट वंदना, कौन ज्यादा हीट रिलीज करेगा? वाटर ज्यादा हीट रिलीज करेगा निलय, वेरी गुड निलय, ठीक है, वाटर ज्यादा हीट रिलीज करेगा ना कि आइस। वाटर पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज करके आइस में कन्वर्ट होगा, इतनी हीट एक्स्ट्रा रिलीज करेगा आइस में कन्वर्ट होने के लिए और फिर जाएगा -10, और जबकि आइस को सीधे -10 डिग्री सेल्सियस जाने बराबर हीट रिलीज करनी है। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से पूछें कि विच विल एब्जॉर्ब मोर हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस, यू हैव आइस, या जैसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बर्न हो जाते हैं, जब किसी चीज से जल जाते हैं तो आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करनी चाहिए कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करना चाहिए, बताइए, और क्यों, ये भी लिखिएगा चैट बॉक्स में, क्या करना चाहिए अप्लाई और क्यों करना चाहिए। बेटा मैंने अभी, आप शायद लेट ज्वाइन किया है वंदना, मैंने आपको मैंने बता दिया था, दोनों का सिलेबस सेम ही है, IOQJS का सिलेबस और NSE-JS का सिलेबस सेम ही है, और बस क्वेश्चंस की डेप्थ बढ़ती जाती है, राइट। तो क्या क्वेश्चन रिपीट करूं प्रतीक? मैंने पूछा अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसको क्या अप्लाई करेंगे, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करेंगे कि वाटर एट 0 डिग्री, आपके पास बर्फ भी है, आपके पास पानी भी है 0 डिग्री सेल्सियस में, आप उसे क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्यों अप्लाई करेंगे, जो भी आपकी चॉइस होगी, व्हाई विल यू मेक दैट चॉइस। आइस, चलो जवाब तो सही है दोनों का, प्रतीक का, निलय का, पर रीजन बताओ क्यों, जल्दी बताओ क्यों। सुरभि करेक्ट आंसर, बट व्हाई, करेक्ट बट व्हाई, रीजन लिखो, रीजन, आपको यहाँ पे वही समझना है, MCQ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं है, तो आपको रीजन के साथ आंसर देना है, रीजन बताओ, रीजन लिखो, अभी अभी हमने रीजन डिस्कस किया है यहाँ पे, बताओ, ये देखो ये क्या है, वाटर, आइस, वाटर हैज मोर हीट देन आइस,
आइस वाटर में पहले जब आप कोई व्यक्ति जल जाता है उसको क्या चाहिए, उसकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब हो, ये चाहिए। तो आइस पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर हीट एब्जॉर्ब करेगी और फिर कन्वर्ट होगी वाटर में, ठीक है। आइस लेटेंट हीट बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और कन्वर्ट होगी वाटर में पहले, ठीक है। तो इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करेगी देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसलिए आइस इज बेटर। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज डेंसर देन आइस, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस क्या करती है? फ्लोट करती है वाटर पे। क्यों करती है? बिकॉज उसकी डेंसिटी कम होती है। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज डेंसर देन आइस। होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताइए। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। S2 जो है वो ट्रू है। आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि जब आइस बनती है, फॉर्मेशन ऑफ आइस के बीच में क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है, केज लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और उसके अंदर आके एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? आइस बिकम्स पोरस, ठीक है। और इसीलिए आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, जबकि दोनों एक ही केमिकल फॉर्मूला है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही है, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आप सबने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है निलय। सुरभि करेक्ट आंसर है। यस, वॉइड्स आ जाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। सो मैम S2 इज ट्रू। S2, हाँ S2 ट्रू है ना। S2 is true. Water is denser than ice at 4 degrees at 0 degree Celsius. Water की density maximum होती है। Yes बेटा, you will be getting these slides in a day or two. You will be getting these slides. But हाँ अभी के लिए आप इसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको डेप्थ तक ले जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 9th का पोर्शन है। दिस इज कनेक्टेड टू 12th तक जा रहा है ये पोर्शन, ठीक है। हाँ यस प्रतीक, आई नो यू आंसर्ड इट करेक्टली। यस आई नो यू आंसर्ड इट करेक्टली, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ इसी पेपर से, IOQJS 2020 एंड 21 से एक और क्वेश्चन है, मैं लिख ही देती हूँ। व्हेन, ये मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस कराती जा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको किस तरीके से सोचना है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ से, और आप अपने आप को टेस्ट भी करते जा रहे हैं कि ऐसे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस अगर गलत है तो ठीक हो जाएगा, राइट। तो साथ साथ क्वेश्चंस करते चल रहे हैं हम। व्हेन वाटर चेंजेस फेज, आप नोट डाउन कर सकते हैं आप चाहें तो। फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, some bonds are broken. The correct statement relating to this change is
ओके चलिए इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। When water changes phase from liquid to vapor, some bonds are broken. The correct statement relating to this changes. New bonds are formed between nearby hydrogen and oxygen, while HO bonds breaks. Second, hydrogen bonds between water molecules are broken. Third, covalent bonds existing within the water molecules are broken. Third, ionic bonds existing between H plus ions and OH minus ions are broken. चलिए दिखने में तो एक क्वेश्चन लग रहा है बॉन्डिंग का, राइट? दिखने में तो ये क्वेश्चन लग रहा है कि जैसे ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। यस नैना यस नैना यू कैन। मुश्किल होता है लेकिन आपको 9th and 10th तो उसका बेसिक है बेटा, शुरू तो वहीं से हो रहा है। वाई डू पीपल वांट टू स्किप 9th and 10th, जबकि आपको NSCJS क्लियरली कह रहा है कि आपको नाम ही चैप्टर्स के, आप देखिए एक बार वेबसाइट खोल करके, वो आपको क्लियरली चैप्टर्स के नाम ही क्लास 9th and 10th NCERT के ही दे रहा है। Why do you want to wade away from this the guideline provided by the conducting body HSBC? ठीक है, HBCSC सॉरी, ठीक है। तो प्लीज एक बार आप उसको फॉलो करिए, जो वो सिलेबस दे रहे हैं उस सिलेबस को फॉलो करिए, ठीक है बेटा। दिस आई हैव मिक्स्ड, मैं आपको जहां जहां जैसे जैसे जो टॉपिक्स आते जा रहे हैं उसकी डेप्थ में ले जाती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आई एम कवरिंग ओनली क्लास 9th, मैं 9th 10th 11th 12th बीच में जहां जो टॉपिक जिस डेप्थ तक जाना चाहिए वहां तक कवर कर रही हूँ। सो दिस इज गोइंग टू क्लास 11th ओवर हियर, ठीक है। ये पूरा जो सेक्शन एक्सप्लेन किया है ये सब कुछ क्लास 11th का सेक्शन है, जो कि क्लास 9th से शुरू हो रहा है और वहां तक जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच आप और क्या रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल When water changes phase from liquid to vapor, अब आपको ये पता है ना कि वाटर और वाटर वेपर कुछ सामान्य ज्ञान भी होता है सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान क्या कह रहा है कि फेज चेंज हो रही है लिक्विड से वेपर में, और किसकी? वाटर की। ये तो वो चीज है ना जो आप रोज देखते हैं, इसमें कुछ नया हो रहा है। तो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नियर बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हाइल HO बॉन्ड्स ब्रेक। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने लग जाएगी? बताइए, यहाँ क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सिंपली क्या हो रहा है बताइए? यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि एक फिजिकल चेंज हो रहा है। तो फिजिकल चेंज में क्या यहाँ पे इस चीज की जरूरत है? सो दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन, मैंने अभी अभी आपको बताया था। चलिए इस पे बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स existing within water molecules are broken, अगर बॉन्ड्स टूट जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही तो वाटर इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये भी कोवेलेंट, ये भी केमिकल चेंज हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड्स existing between H plus ion and OH minus ions are broken, अगेन वाटर के अंदर ही वाटर को ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपको इतना तो एग्जैक्टली पता है ना कि H2O वाटर वेपर का भी फॉर्मूला है और वाटर का भी फॉर्मूला है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। तो इनमें से तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। सो अगर एलिमिनेशन वाइज ऑप्शन से जाएं तो ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं इसकी थ्योरी, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन, अभी अगर आपको नहीं भी पता होता हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है तब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है। इसको हम डिटेल में वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में फिर से डील करेंगे, बट मैं यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है तो मैं आपको इसको एक थोड़ा सा बता देती हूँ नटशेल में क्या होता है। हाइड्रोजन कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FON, ठीक है, इनके साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग शो करेगा। जैसे ये अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये अगर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है तो ये वाला हाइड्रोजन
इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग शो करेगा और इसी को अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में रहेगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम 3 डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं और इस तरह के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप इसको दूर ले जाएंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके जब जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। प्रतीक क्या हो गया बेटा? केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए कोई भी सिलेबस, कुछ भी कोई बुक डिफाइन नहीं कर सकते हम। वाई? बिकॉज ये बहुत डेप्थ में सिलेबस चला रहता है। बट आपको जो IAPAT बोल रहा है वो कह रहा है कि आप स्ट्रिक्टली NCERT फॉलो करिए। तो NCERT आप कोई रेफरेंस बुक साथ में ले सकते हैं, लेकिन NCERT ही फॉलो करें आप, क्लास 11th की और क्लास 12th की, जहां जहां एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है। ठीक है, NSCJS में मैथ्स कहाँ आती है बेटा? नया ना, NSCJS में मैथ्स नहीं आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। जिन जिन ने भी निलय, आदित्य, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही दिया है आपने आंसर, सबने बी। प्रतीक, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई बात नहीं निलय, गलत हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, सीखने ही तो आए। आता होता तो फिर गलती क्यों करते? सीखने ही तो आए। डोंट डू दिस, रोना धोना नहीं है। ठीक है, कोई रोना धोना नहीं है। आगे चलो, मस्त रहो, मजे करो और पढ़ो। एक और क्वेश्चन पूछूं कि आगे पढ़ा दूं? चलो पहले आगे पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन और था इसी पेपर का, कर लूं डिस्कस? बोलो तो, क्वेश्चन डिस्कस कर लूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया आदित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, चलो वो भी डिस्कस कर ही लेती हूँ। ओके चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेती हूँ। अगेन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ओके, ये भी है। भाई ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसके ऑप्शंस लिख देती हूँ। ज्योति was asked by her mother to add a pinch of potassium permanganate to water in a container to disinfect it। तो ज्योति ने एक लिखूं,
डिफ्यूजन आप पढ़ चुके हैं। इन द मीन वाइल जल्दी से डिफ्यूजन रिवाइज कर लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूं। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि डिफ्यूजन पे क्वेश्चन है। हमने कुछ बातें करी थी डिफ्यूजन को लेकर के, रेट ऑफ डिफ्यूजन को लेकर के। जल्दी से रिकॉल करिए जब हमने बात करी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो उनके रेट ऑफ मूवमेंट यानी कि उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो बात हमने करी थी। अगर आप उसको जल्दी से रिकॉल करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन के टाइप्स जो हैं वो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आपको जितनी जानकारी है उस जानकारी को आपको यूज कैसे करना है, यानी कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने की बात है। डिफ्यूजन आपको पता है, उसके फैक्टर्स हमने स्टडी किए थे, किन किन बातों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी हमने स्टडी किया था। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन की बात आ गई, प्रैक्टिकली आप कैसे समझेंगे उसकी बात आ गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ज्योति was asked by her mother to add a pinch of potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट एक पिंक कलर का केमिकल होता है, पिंक कलर का, मेजेंटा कलर का, डार्क पिंक कलर का केमिकल होता है, और उसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो पूरे वाटर को पिंक कलर का बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे वो डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा है। उसकी मम्मी ने बोला कि भाई डाल दो, तो उसने एक पिंच डाल दी। She added crystals and observed the changes in water. The phenomenon of diffusion came to her mind. She wrote the following statement. Identify the statements made. Which one is incorrect? ठीक है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो आपको ये पता होना चाहिए भैया सही क्या क्या बातें हैं। ठीक है, so when the entire liquid is of uniform color, no further diffusion can be observed. Yes, absolutely correct. ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि जैसे ही पूरा लिक्विड यूनिफॉर्म कलर का हो जाएगा, होता क्या है, अगर देखिए आपने ये बात अपने घर में भी कभी ऑब्जर्व करी होगी कि शुगर अगर आप एक वाटर के बीकर में डाल के रख दें, ग्लास में शुगर डाल के रख दें और उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, तो क्या होगा, वो शुगर पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर आ रहे हैं, शुगर के पार्टिकल से टकरा रहे हैं और साथ में उसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, शुगर को लेके जाएंगे और यूनिफॉर्मली वो शुगर पूरे बीकर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पूरे ग्लास में वो शुगर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नाउ तो डिफ्यूजन जो है वो यूनिफॉर्मली, अच्छा क्या इसके बाद डिफ्यूजन रुक जाएगा? नहीं, कंटिन्यूसली पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और वो इंटरमिक्सिंग होती रहेगी, बट हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स ऑलरेडी एक बार पूरी तरह से मतलब मिक्स हो चुके हैं। तो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह फिर भी मूव करते रहेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो वो इंटरमिक्सिंग बाद में भी होती ही रहेगी, बट अपेरेंटली हमको दिखाई नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो अपेरेंटली क्योंकि हमको दिखाई नहीं पड़ रही है तो हम क्या कहेंगे, व्हेन एंटायर लिक्विड इज ऑफ यूनिफॉर्म कलर, नो फर्दर डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डिफ्यूजन गेट्स कंप्लीटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। आपने ऐसा देखा है क्या? मैंने अभी शुगर की बात कही और कहा आपसे कि 3-4 घंटे रख देंगे तो ठीक है, तो इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है, इट इज अ स्लोअर प्रोसेस। समय लगता है, अपने आप होने के लिए उसको समय लगता है। ठीक है, आप स्टर कर देंगे तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है खुद से मैकेनिकली बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, तो आपको उसको डिफ्यूजन को होने में समय लगेगा। देन
diffusion will take place slower if the water is colder. Yes, rate of diffusion is inversely proportional to temperature, directly proportional to temperature. अगर temperature कम है तो rate of diffusion भी कम है, right? Rate of diffusion is directly proportional to temperature. तो rate of diffusion कम है कब? जब temperature कम है. तो यहाँ पे करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी. मैक्सिमम कलर इन लिक्विड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. ऑब्वियसली अगर क्रिस्टल्स का कंसेंट्रेशन नीचे ज्यादा है, क्रिस्टल नीचे जाके गिर गया है, उसका कंसेंट्रेशन नीचे ज्यादा है, तो वहीं से तो डिफ्यूजन शुरू होगा. तो कलर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स क्रिस्टल के आसपास यानी कि बॉटम ऑफ द बीकर में होंगे और वहीं से इंटरमिक्सिंग जब चलेगी वाटर करंट्स के थ्रू, तब जाके पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. So all three statements are correct except for B. So the wrong statement, incorrect statement made by Jyoti was this one, B. Diffusion gets completed almost instantaneously. Yes. Effusion क्या होता है बेटा? आदित्य, what is the difference between diffusion and effusion? Can somebody tell me what is the difference between effusion? What is effusion? Can somebody write in the chat box? Yes, Aditya, absolutely correct. What is effusion? Can somebody write in the chat box? Effusion क्या होता है? जल्दी बताएं, effusion क्या होता है? किसी को पता है effusion क्या होता है? चलिए, इफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. हाँ करेक्ट है, मगर कैसे होता है उसके लिए कुछ स्पेशलिटी है. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. किसी एक स्मॉल होल के थ्रू गैस का मूव आउट होना. जैसे बलून है, बलून के अंदर अगर गैस भरी और उसका ओरिफिस आपने खोल दिया है, उसका माउथ आपने ओपन कर दिया है बलून का, तो उस होल से बाहर आना गैस का डिफ्यूजन थ्रू अ होल इज नोन एज, स्मॉल होल इज नोन एज इफ्यूजन. ठीक है, तो यहाँ इफ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ डिफ्यूजन ही हो रहा है. यहाँ कोई होल नहीं है, कोई एनक्लोजर नहीं है जिसमें से डिफ्यूजन जिसके थ्रू, इफ्यूजन जिसके थ्रू हो. ठीक है, सो बट इंस्टेंटेनियस बेटा गलत है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा. इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए भी हमने करेक्ट मार्क किया है. आदित्य, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर आदित्य? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमने स्टेट चेंज की बात करी, तो चेंज ऑफ स्टेट बाय हमने यहाँ ऑल्टरिंग टेम्परेचर करा. अब क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? आप देखिए, हमने शुरू में बात करी थी, हमें करना क्या है, हमें पार्टिकल्स को पास जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर ले जाना है. ठीक है, अगर हम सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहे हैं तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी. अगर हम यही इंटर कन्वर्जन गैस से लिक्विड में करा रहे हैं, ठीक है, गैस से लिक्विड में करा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम करनी है. ठीक है, हम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे तो क्या होगा? कैसे करा सकते हैं? दो तरीके हैं. ठीक है, दो तरीके हैं. गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, आपको क्या करना है, इनको पास लाना है ताकि ये लिक्विड की तरह बिहेव करें. ऐसा कराने के लिए आपको क्या करना है? पहला, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करनी है पार्टिकल्स की. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे. ठीक है, दूसरा क्या काम कर सकते हैं? पार्टिकल्स को पास ही तो लाना है, तो यानी कि हम और क्या कर सकते हैं? प्रेशर लगा सकते हैं. सो वी कैन इंक्रीज द प्रेशर. प्रेशर को, गैस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे. ठीक है, और इस काम को और जल्दी और इफेक्टिवली करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? तो गैस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे एंड प्रेशर को हम क्या करेंगे? प्रेशर को इंक्रीज करके इनका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो यस, कंप्रेस करेंगे प्रेशर का इस्तेमाल करके. राइट? हाँ नरू, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन में डिफ्यूजन की बात की है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट.
चलिए, आपका नरू, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे, डिफ्यूजन की ही बात करी गई है। इफ्यूजन तो उन्होंने बीच में पूछा था आदित्य ने, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया था इफ्यूजन का। चलिए, तो कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड की हमने बात कर ली। एक और टाइप का कन्वर्जन होता है जिसको आप क्या कहते हैं, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, गैस टू सॉलिड इज सब्लिमेशन, ठीक है, वन। और दूसरा सॉलिड टू गैस, हाँ, गैस टू सॉलिड विदाउट अंडरगोइंग गैस टू सॉलिड, सॉरी, solid to gas without undergoing the liquid phase. Solid to gas without undergoing the liquid phase is known as sublimation, and gas to solid is known as desublimation या फिर deposition, ठीक है। desublimation या deposition, commonly इसे भी sublimation ही कह के बुला देते हैं, but इनके लिए एक specific term है desublimation या फिर deposition। a sublimation नहीं, desublimation नहीं है, desublimation, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरचेंज। हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे थे, तो ये हमने किसके डिटेल में बात करी थी, ये हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के डिटेल में हमने बात करी थी। अगर हम पुरानी स्लाइड पे चलें तो यहाँ हमने इस वाले पोर्शन के फिजिकल क्लासिफिकेशन के डिटेल में हमने बात करी थी। अब हम चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हम चलते हैं और यहां पे हम बात करेंगे मैटर को अगर हम केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द अदर वन इज इम्प्योर सब्सटेंस, या जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस या जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, समथिंग विच कंटेन्स, एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। नॉर्मली हम प्योर सब्सटेंस, प्योरिटी की बात क्या करते हैं जिसमें अडल्ट्रेशन नहीं हो, जैसे कि प्योर घी, प्योर मिल्क, ठीक है। तो प्योर घी और प्योर मिल्क नहीं हो सकता बिकॉज दैट्स अ मिक्सचर, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई। केमिस्ट्री में जब हम बात करेंगे, केमिकल्स की जब हम बात करते हैं, जब हम प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं तो हमारा स्ट्रिक्टली मतलब है विच कंटेन्स सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, समथिंग विच कंटेन्स same type of particles, ठीक है, इसके अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो। तो ऐसे दो कैटेगरीज हो सकती हैं प्योर सब्सटेंसेस की, ऐसी दो कैटेगरीज हो सकती हैं प्योर सब्सटेंसेस की, एक है एलिमेंट और दूसरी है कंपाउंड, ठीक है, एक है एलिमेंट और दूसरी है कंपाउंड। ना कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड is that kind of a pure substance जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा elements मिल के बने हैं in fixed proportion by mass. What is a compound? When two or more elements combine in a fixed proportion by mass and have completely different properties than its constituents. This is known as a compound. Now इस compound को आप further break down कर सकते हैं किसमें, elements में। जैसे मैं अगर आपको यहाँ example दूं, H2O, CO2, C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या है, ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए सब्सटेंसेस। और आप देखिए वाटर के अंदर जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में ही कंबाइन हो रहा है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में ही कंबाइन हो रहा है। हाउएवर आप इस वाटर को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाटर है ये किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है जल जाना, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस, हाइड्रोजन बलून्स देखें आपने, रॉकेट फ्यूल के बारे में सुना है। देन ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन जब इनके कॉम्बिनेशन से इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इनके कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है तो वाटर के पास ना तो वो खुद जल सकता है और ना ही वो सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है। तो दोनों के अंदर क्या होता है, नया, दोनों के मिलने से क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना। और ये नया सब्सटेंस क्या कहलाता है, वाटर। इट्स अ कंपाउंड, इट हैज गॉट कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो these compounds can further be classified on the basis of their bonding,
बॉन्डिंग के हिसाब से बात करें तो दो तरीके के कंपाउंड, सॉरी कहाँ लिख दिया, बॉन्डिंग के हिसाब से बात करें तो दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। यहाँ एक एग्जांपल और लिख देती हूँ, NaCl। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, देखिए छोटी छोटी डिटेल्स है, अभी आपको पिछला क्वेश्चन हमने करा था जिसके अंदर ये देखिए आयनिक बॉन्ड्स की बात की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हम फर्दर बार बार इन बारे में बात करेंगे लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ कंबाइन करता है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट एक नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम आयनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? अच्छा, एक और चीज, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जैसे सोडियम क्लोराइड मैंने आपसे कहा, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने को हमेशा तैयार बैठा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने को तैयार बैठा है। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को और क्लोरीन रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है। सो सच द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम इज एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या जो कंपाउंड है वो कहलाता है आयोनिक कंपाउंड, राइट। सो आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। हम इसके बारे में मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मैं ये समझा रही हूँ तो मैं आपको ग्लिम्स देती जा रही हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप दिमाग में रखते जाइएगा या नोट डाउन करते जाइएगा। देन कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं तो देगा कौन? तो बीच का रास्ता निकलता है क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि सबको स्टेबल होना है। तो आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हियर आल्सो कार्बन एंड ऑक्सीजन, हियर आल्सो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, सारे नॉन मेटल से ही बने हुए हैं और ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे टाइप का कंपाउंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ये बड़ा सिंपल है, ये आपको पहले से पता है। सोर्स के बेसिस पे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो कि पहले ऐसा कहा जाता था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स, उनके टिश्यूज डेड या लिविंग से एक्सट्रैक्टेड हैं। बाद में डेफिनेशन दी गई इन कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से जो बनाए जा सके उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका सोर्स है रॉक्स एंड मिनरल्स, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। तो इनका सोर्स क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स जनरली क्या माना जाता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट नरू। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम फर्दर और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इन कंपाउंड्स को हम फर्दर और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या? अच्छा, एलिमेंट्स अगेन कैन बी ब्रोकन डाउन। अब ये क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किससे मिलके बना है? कार्बन ऑक्सीजन। सो ये क्या है? एलिमेंट्स है। जब इन कंपाउंड्स को हम और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू केमिकल मींस, हम इनको एलिमेंट्स कहते हैं। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर दोज प्योर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस which cannot be further broken down into simpler particles such that all the particles have the chemical properties of that element। ठीक है, अब मैंने ये क्या कह दिया, आप डिफरेंस समझिएगा। डेफिनेशन अगर मैं दे रही हूँ किसी चीज की, उसका डिफरेंस, उसका मतलब समझिएगा। मैंने कहा ऐसा सिंपल पार्टिकल, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको और ज्यादा सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ा ना जा सके, इस तरह से कि वो जो टूटा हुआ पार्टिकल है उसके पास सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। जैसे आप कहेंगे, मैंने कहा आपसे कि मेरे पास मेटल्स एलिमेंट्स जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स
एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, मेरे पास एक आयरन की रॉड है। अब आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करूंगी, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैं क्या कहूंगी, एटम्स ऑफ एलिमेंट कहूंगी। अब आप कहेंगे मैं उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करूं ऐसे कि उसके और डिफरेंट पार्ट्स हो जाएं, और सिंपलर पार्टिकल्स हो जाएं, तो और सिंपलर पार्टिकल्स में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है। लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन, क्या वो प्रोटॉन, क्या वो न्यूट्रॉन आयन का की तरह मैग्नेटिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। क्या वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रस्टिंग शो करेंगे लाइक आयन? नो, इट्स नॉट गोइंग टू। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ब्रेकिंग डाउन एलिमेंट्स इनटू सिंपलर पार्टिकल्स सच दैट दे शो ऑल द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि अगर आपके पास एक आयरन रॉड है तो इस रॉड के अंदर से आप आयरन के एटम्स को तो अलग कर सकते हैं। ये जो छोटा पार्टिकल है, इसको सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको मैं एटम कहूंगी। ये एटम आयरन का एटम होगा जो आयरन की सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर इस एटम को भी मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूं, एटम को फर्दर ब्रेक डाउन करूं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेगा जो कि आयन की सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन में मैं आपको समझाना चाह रही थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जल्दी से मुझे एग्जाम्पल्स लिख के दीजिए मेटलॉइड्स के। मेटल्स आपको पता है, नॉन मेटल्स आपको पता है, जल्दी से मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल लिख के दीजिए। बेटा मैं किसी पर्टिकुलर फिक्स बुक से नहीं करवा रही हूं। एंटीमनी करेक्ट, और जल्दी से बताइए मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल, जल्दी से मेटलॉइड्स बताइए। जर्मेनियम, आर्सेनिक और स्टील? नो, स्टील इज एन अलॉय, नो एब्सोल्युटली नॉट। नो सुरभि, जर्मेनियम हो गया। नरू, और बताइए जो आप जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो वाला बताइए जल्दी से। आप कौन सा मेटलॉइड है जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इस वक्त भी यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त भी यूज कर रहे हैं? ऐसा कौन सा मेटलॉइड है जो? यस निलय, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम नहीं भाई, मैं एल्यूमिनियम तो मेटल है बेटा। नरू क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो ऑलराइट, तो वी आर गोइंग टू वाइंड अप ओवर हियर। कल से हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर और हम डिटेल में लेके जाएंगे। और अब हम आगे फटाफट बहुत सारी डिटेल्स में और बात करने वाले हैं। आप ये पूरा इतना पोर्शन क्लास 11th की एनसीईआरटी से, क्लास 9th की एनसीईआरटी से, क्लास 9th और क्लास 11th। क्लास 9th में आप 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, स्टेट्स, फर्स्ट वाला मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और सेकंड वाला इज मैटर अराउंड अस प्योर। और क्लास 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग लगा के आएंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितना हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करके आएंगे। आई होप आज के कुछ जो आपने IOQJS के क्वेश्चंस करे उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि आपको चीजें, आपको ऑलरेडी बहुत चीजें आती हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इजी गोइंग हम सब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, वील मीट अगेन, बाय बाय, थैंक यू।